नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चिंदालिया, एक आरएएस पीसीएस एजुकेटर, आपके अपने ही स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निःशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि निःशुल्क कोचिंग अभियान जो है वो प्रत्येक वैकेंसीज की निःशुल्क तैयारी करवाने के उद्देश्य से ही शुरुआत इसकी की गई है। तो हाल फिलहाल में इसकी शुरुआत की गई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके बारे में प्रत्येक बच्चे को बताएँ। और कुछ दिनों के बाद आपको लगभग सारे जो कंटेंट है वो इस पे देखने को मिलेंगे। और चलते हैं, आज हम जून माह के जो करंट अफेयर्स की बात करते हैं। देखो, सबसे पहला हमारा जो फैक्ट है वो क्या है कि प्रधानमंत्री ने की जर्मनी और यूएई की यात्रा। क्योंकि जर्मनी और यूएई में क्या है, G7 की क्या है, जर्मनी के अंदर क्या है, बैठी हुई थी। G7 का जो सम्मेलन है वो जर्मनी के अंदर होता है और वहाँ प्रधानमंत्री जी पहुँचते हैं। क्यों? क्योंकि अतिथि राष्ट्र के रूप में जो भारत को है वो क्या है, बुलाया गया था अतिथि राष्ट्र के रूप में, और प्रधानमंत्री जी पहुंचे। तो हम बात करते हैं G7 की। तो G7 क्या है? G7 के अंदर कितने हैं? 7 राष्ट्र आते हैं। कितने? 7 राष्ट्र आते हैं। कौन कौन से आते हैं? जर्मनी, कनाडा, यूएसए, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान। ठीक है, आप इन 7 देशों को अच्छे से याद कर लेना। कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि G7 के अंदर कौन कौन से जो है कंट्रीज, कौन कौन से जो देश है आते हैं और कौन कौन से देश नहीं आते। कई बार ऑप्शन में ये 3 देश मान लो दे दिए जाते हैं और पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सा G7 का सदस्य नहीं है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि G7 के सदस्य यानी G7 के अंदर भारत सम्मिलित नहीं है G7 के अंदर। ठीक है, और G7 के अतिथि राष्ट्र के रूप में जो है भारत को क्या है, आमंत्रित किया गया था। और G7 की अध्यक्षता की बात करें तो किसने की थी? G7 की जो अध्यक्षता है वो जर्मनी ने की थी। किसने? जर्मनी ने की थी। और G7 कब से कब तक? 26 जून से 28 जून के बीच में चला था। ठीक है, और इसकी क्या मोस्ट बात है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखो, जर्मनी के जो प्रधानमंत्री ने क्या टिप्पणी की थी कि एक साथ मजबूत खाद्य सुरक्षा को संबोधित करना। क्या? मजबूत खाद्य सुरक्षा को, यानी जब तक हर देश का अगर खाद्य सुरक्षा अगर अच्छी है तो उस देश के अंदर किसी भी प्रकार की भूखमरी की जो समस्या वो है वो देखने को नहीं मिलती। और दूसरी बात ये कि लैंगिक समानता पर क्या है, जोर दिया गया। यानी हर देश के अंदर किसी भी प्रकार की जो है लैंगिक जो है असमानता का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो एक और फैक्ट देखने को मिलता है कि बेहतर भविष्य के अंदर क्या है, निवेश कौन कौन से जलवायु में और ऊर्जा में और स्वास्थ्य में, यानी अगर जलवायु अच्छी होगी, ठीक है, और ऊर्जा के साधन भी कौन से होने चाहिए, क्या नवीकरणीय संसाधन होने चाहिए। ठीक है, ऐसा फैक्ट होना चाहिए। दूसरा, अगर स्वास्थ्य अच्छा हो, यानी G7 के अंदर अच्छी अच्छी बातों पर जोर दिया गया। और एक जो बेस्ट जो निर्णय लिया गया वो कौन सा है कि जो चीन की, एक बात और याद रखना कि चीन की अगर आज है ना, बेल्ट एंड रोड जो है वो किसने बनवाई है, तो चीन ने क्या है, बेल्ट एंड रोड की एक पहल जो चीन ने शुरू की है। ठीक है, उसके प्रति जो प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हुए इन्होंने क्या किया, G7 जो कंट्रीज है उन्होंने क्या किया है कि जो गरीब देश हैं, गरीब देशों को कितना, लगभग 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर, कितना, 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है उनको अनुदान देने की जो है घोषणा की गई है गरीब देशों को। ये रही G7 की कुछ मोस्ट बातें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या है। अब देखो, फोर्ब्स ने क्या जारी किया है कि फोर्ब्स ने अंडर 30, ठीक है, अंडर 30 जो एशिया की सूची जारी की है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, जो इस प्रकार के लोगों की सूची जारी की जाती है जहाँ जो अच्छी जो जिस देश के अंदर यानी आमदनी वाले लोग या जो बेस्ट पीपल्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी जो एशिया यानी फोर्ब्स जो है वो क्या है, सूची जो है जारी करती है। ठीक है, तो 22 देशों की सूची के अंदर जो भारत के लगभग कितने 61, भारत के कितने 61 जो है मेंबर्स थे, 61 सदस्यों के साथ भारत जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। भारत कौन से स्थान पर रहा है? प्रथम स्थान पर रहा है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फोर्ब्स ने जो अंडर 13 जो एशिया की जो सूची जारी की है उसके अंदर भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान जो है वो
पहला है। और वहीं मैं बात करूं इजराइल, क्या इजराइल और यूएई के बीच में एक MOU है, एक समझौता हुआ है, एग्रीमेंट क्या हुआ है कि इजराइल और यूएई अब क्या है, आपस में जो है क्या मुक्त व्यापार करेंगे। ठीक है, अब उनके जो व्यापार के बीच में किसी भी प्रकार का क्या है, टैक्स नहीं लगेगा। मुक्त व्यापार यानी टैक्स फ्री ट्रेड, टैक्स फ्री जो है ट्रेड करेंगे। किस किस के बीच में समझौता हुआ है, ये इजराइल और यूएई के मध्य। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपने मैं आपको बता दूं कि भारत और कनाडा के बीच में भी क्या MOU हुआ है, किसके मामले में, ये जलवायु, पर्यावरण और सुरक्षा और संरक्षण। यानी भारत और कनाडा ने क्या कहा है कि जलवायु जो है, ठीक है, और जो पर्यावरण सुरक्षा है उनका क्या करना है, संरक्षण करना है। जलवायु का क्या करना है, सुरक्षा और संरक्षण करना है। ये डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जलवायु, पर्यावरण, सुरक्षा और संरक्षण का जो MOU है वो भारत ने कौन से देश के साथ किया है, तो कौन से देश के साथ किया है, कनाडा देश के साथ किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की। ये देखो, इस सूचकांक के अंदर भारत जो है वो सबसे लास्ट में रहा है। ठीक है, और इसका भारत ने क्या, इसको मानने से भी इनकार कर दिया कि हम जो पर्यावरण के मामले में थोड़े अच्छे हैं, मगर जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा एक सूची जारी की गई है उसके अंदर जो भारत को क्या है, 180 देशों की सूची के अंदर भारत को अंतिम स्थान कौन सा, 180वां स्थान ही मिला है। और प्रथम स्थान की अगर बात करें तो डेनमार्क जो है वो क्या है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, UNO, किसकी बात करते हैं, UNO की बेसिक बात बता दूं कि UNO की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 23 अक्टूबर, क्या है, 23 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना होती है। किसकी, UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसके जो 6 अंक परिषद होती है UNO की, एक बात नोट कर लेना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि UNO की जो परिषद है वो कितनी है, 6 अंक, यानी इसको अलग अलग 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार की कितनी 6 अंक की जो परिषद होती है। ठीक है, और इसके अंदर अपने 6 की बात तो नहीं करेंगे, जो मेन जो फैक्ट है उनकी बात करेंगे। एक जो इसकी परिषद होती है उसका नाम है UNSE यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अंदर क्या होता है कि 193 देशों की जो है सदस्य होते हैं। कितने, 193 देश जो है इसके सदस्य हैं। इसके अंदर क्या होता है कि 15 सदस्य की जो सुरक्षा परिषद में क्या है, 5 जो क्या हर वर्ष जो क्या है अस्थायी जो सदस्य होते हैं ना, उनका हर मतलब साल नए नए जो सदस्य हैं होते हैं 5 को चुना जाता है। यानी 5 जो क्या है वो अस्थायी सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं। अब देखो क्या है, इसमें क्या होता है, 15 सदस्य की जो सुरक्षा परिषद होती है, ठीक है, जो 15 देशों की एक जो क्या है सुरक्षा परिषद होती है, उसके अंदर जो 5 क्या होते हैं, अस्थायी जो है देश होते हैं। उन 5 अस्थायी देशों को क्या हर वर्ष नए नए जो देशों को क्या है उसके अंदर ऐड किया जाता है। जो पहले वाले जो 5 है उनको हटा दिया जाता है, फिर नए सदस्य जो है देश जो है ऐड किए जाते हैं। अब देखते हैं भी कौन नए थे। मैं बात करूँ, देखो भारत क्या, भारत, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, नॉर्वे, ये जो 5 देश है, भारत, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको और नॉर्वे जो है वो इस सुरक्षा परिषद के कितने, दिसंबर 2022 तक सदस्य रहेंगे। कब तक, दिसंबर 2022 तक सदस्य रहेंगे। उसके बाद में जो 5 नए राष्ट्र आएंगे उनकी बात करते हैं। तो नवनिर्वाचित राष्ट्र जो है वो कौन कौन से है, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। देखो अगर भारत के प्रवेश के सिस्टम से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है, जो सुरक्षा परिषद है UNO की, ठीक है, अस्थायी सदस्यों में भारत का जो टाइम है वो कब तक रहा है, तो दिसंबर 2022 तक रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद में जो नवनिर्वाचित क्षेत्र मतलब आएंगे जो देश है वो कौन कौन से हैं, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। ठीक है, और एक बात नोट करना कि UNO की जो ये परिषद है उसके अंदर जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं, क्या, 5 स्थायी सदस्य होते हैं, वो कौन कौन से, ये तो आपको अच्छे से नोट कर ही लेना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन किसी भी बेस से पूछा जा सकता है। जो 5 स्थायी सदस्यों की अगर मैं बात करूं तो चीन, USA, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, ये जो 5 है वो क्या इसके
स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट इसी की दूसरी जो प्रसिद्ध है उसका नाम है UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। देखो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, ये फैक्ट यहाँ पे क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि इस असेंबली के अंदर भारत ने एक अपना जो एक उद्देश्य जो एक प्रस्ताव जो पारित किया था, ठीक है, जिसे कब पारित किया गया था मैं बता दूँ आपको। जो बहुभाषावाद यानी भारत ने क्या कहा कि हर एक देश की जो भाषा है वो क्या है, सर्वोपरि है, ठीक है। हर देश की भाषा को यूएनओ के अंदर अच्छे से शामिल किया जाना चाहिए। देखो भारत का क्या प्रस्ताव जो है 10 जून और 2022 को क्या है पारित हुआ, ये अच्छे से नोट कर लेना कि यूएनओ के अंदर जो बहुभाषावाद पर भारत ने एक प्रस्ताव जो पारित किया था वो कब प्रस्ताव जो रखा था वो कब पारित हुआ, तो 10 जून 2022 को पारित हुआ, ठीक है। और वहीं मैं पिछले दिनों की बात करें तो वर्ष 2018 के अंदर यूएनओ द्वारा हिंदी, देखो यहाँ ये हिंदी है, हिंदी 8 यूएनए भी प्रारंभ किया गया। क्या हिंदी 8 यूएनए भी प्रारंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, ब्रिक्स की। देखो ब्रिक्स के अंदर सबसे पहली बात तो ये कि आपको जो सदस्य हैं वो कितने होते हैं वो याद रखनी पड़ेंगे। क्या ब्रिक्स के अंदर 5 सदस्य होते हैं। जो इन 5 सदस्यों के जो फर्स्ट लेटर के अनुसार ही ब्रिक्स बना है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, ठीक है, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 जो देश है उसे बोलते हैं अपनी क्या, ब्रिक्स। और ब्रिक्स का जो है 14वां सम्मेलन हुआ था। कितना, कौन सा, 14वां सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, 23 जून 2022 को। ये बात याद रखना। और विशेष बात जो है वो ये है कि इसकी जो अध्यक्षता जो की थी किसने की थी, चाइना ने की थी। किसने की थी, चाइना ने की थी, ठीक है। और अगर पूछ ले ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है भारत ने कब की थी, तो पिछले टाइम जो पिछले साल 2021 के अंदर जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है किसने की थी, भारत ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये कहती हमदा। देखो अगर राजस्थान के प्रवेश से पढ़ें तो हमदा आपको पता है ये अलग चीज़ है, ठीक है। और करंट जीके के अनुसार पढ़े तो मैं बता दूं कि हमदा ये क्या है, रेलवे अपने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। कौन, हमदा। और ये है कहाँ, ये कतर के अंदर। कहाँ है, कतर के अंदर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ किसकी, हवाई अड्डे की, तो बेस्ट क्लीनर एयरपोर्ट साउथ एशिया। क्या, क्योंकि साउथ एशिया के अंदर क्या भारत आता है, ठीक है। तो साउथ एशिया के अंदर भारत की अगर बात करें तो बेस्ट क्लीनर एयरपोर्ट साउथ एशिया का कौन सा है, दिल्ली। ये बात अच्छे से नोट कर लेना कि बेस्ट जो क्लीन जो है एयरपोर्ट है वो कौन सा है, दिल्ली। और बेस्ट स्टाफ की बात करें, अगर स्टाफ की बात आ जाए तो क्या है, हैदराबाद। क्या, हैदराबाद। बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया, तो कौन सा एयरपोर्ट आएगा, हैदराबाद आएगा, ठीक है। हम बात करते हैं अब विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022, यानी विश्व के अंदर जो प्रतिस्पर्धा है उसका सूचकांक जो है जारी किया गया किसके द्वारा, जो IMD इंस्टीट्यूट है। क्या, IMD जो इंस्टीट्यूट है किसके लिए, फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उसके द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया। उसके अंदर जो भारत की स्थिति है वो मैं बता दूं क्या है। देखो सबसे पहले इसके अंदर 4 मोस्ट जो है कारक जो है वो देखे जाते हैं। ये अच्छे से याद कर लेना कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022। कई बार अगर मेंस के अंदर भी अगर ऐसा फैक्ट लिखने को आ जाए तो आपको ये 4 कारक जरूर अच्छे से पता होना चाहिए। कौन सा, आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यापार दक्षता और दूसरा आधारभूत संरचना। इन 4 कारकों के देखकर ही प्रतिस्पर्धा का सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। और भारत की स्थिति की बात करें तो भारत 2021 में कौन से 47वें नंबर पे था और 10 अंकों के उछाल के साथ 37वें नंबर पर आ गया। कब, 2022 में। और इसका जो आर्थिक प्रदर्शन जो सूचकांक है 2022 का कितना है, 28वें नंबर पे। और सरकारी दक्षता का 45 है और व्यापार दक्षता का 23 है और आधारभूत संरचना कितना है, 49 है। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे जो मतलब अधिक जो है किसके अंदर डेवलप है, तो व्यापार दक्षता की यहाँ पे बात होगी, वो सबसे ऊपर सूचकांक है कितना, 23 है। और अगर प्रथम की बात करें तो कौन है, प्रथम स्थान पे जो है वो कौन है, डेनमार्क है। कौन, डेनमार्क, ठीक है। और दूसरे स्थान पर अगर बात करें तो कौन है, स्विट्जरलैंड है। कौन है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है।
प्रथम स्थान पे डेनमार्क और द्वितीय स्थान पे स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो हमेशा एक बात याद रखना, क्या 19वीं सांग्रीला वार्ता, देखो सांग्रीला क्या एक होटल है, ठीक है, जो कहाँ है, सिंगापुर के अंदर है। कहाँ है, सिंगापुर के अंदर है, ठीक है। और इसकी जो वार्ता है वो हमेशा एक बात याद रखना, किसके प्रति वार्ता होती है, ये हमेशा रक्षा के प्रति ही वार्ता होती है। सांग्रीला वार्ता किसके प्रति, हमेशा रक्षा समझौते के प्रति ही वार्ता होती है। इसका उद्घाटन कब हुआ था, 10 जून को इसका उद्घाटन हुआ था। और किसने किया था, जापान के पीएम ने। किसने, जापान के पीएम ने। जापान का पीएम कौन, फूमियो किशिदा। फूमियो जो किशिदा है वो जापान के क्या है, पीएम है, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, खुशगुल झील, देखो ये मंगोलिया की एक झील है, क्या है, खुशगुल झील राष्ट्रीय उद्यान, क्या है, खुशगुल झील राष्ट्रीय उद्यान, जिसे यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना, कई बार पूछ लिया जाता है कि मंगोलिया की या फिर खुशगुल झील राष्ट्रीय जो उद्यान है वो क्या है, मंगोलिया के अंदर जो स्थित है, उसे यूनेस्को ने किसमें, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपनी। देखो अगर मैं बात करूं किसकी, ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां पर क्या होता है कि जो बिजली उत्पादन के लिए, जो ऊर्जा उत्पादन के लिए ज़्यादातर किसका यूज किया जाता है, कोयला का यूज किया जाता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया ही सबसे ज़्यादा कोयला जो खरीदता है, निर्यातक जो देश है वो कौन है, ऑस्ट्रेलिया ही है, ठीक है। और मैं बात करूं 2000 पेरिस में 2005 में जो एक समझौता हुआ था कोप का, ठीक है, तो समझौते के अनुसार हर एक देश को कहा गया था कि आप अपनी जो ऊर्जा है, यानी जो ऊर्जा का विकास कर रहे हो, ठीक है, तो वो आप पर्यावरण को क्या है, दूषित न करते हुए, ठीक है, क्या है, पर्यावरण को दूषित न करते हुए जो विषैली जो गैस हैं उनका उत्सर्जन आप क्या करें, कम करें। तो 2005 के अनुसार 26 से 28% कम करने का जो है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने फैसला लिया था। और देश को क्या है, लगभग कितना 43% जो है वो कम कर देगा, कब तक, 2030 तक, कितना, 2030 तक। और वहीं बात करते हैं पश्चिम एशिया क्वाड, ये बात अच्छे से नोट कर लेना कि पश्चिम एशिया क्वाड के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, तो बात याद रखना I2U2, क्या, I2U2, I फॉर इंडिया, ठीक है, और दूसरा I फॉर मेरे पास क्या आ जाएगा, इजराइल, ठीक है, और एक यू का क्या बन जाएगा मेरे पास, USA, ठीक है, और दूसरे यू का मेरे पास क्या बन जाएगा, UAE, ठीक है, USA और UAE, ठीक है। I2U2, इंडिया, इजराइल, USA और UAE, ठीक है। और दूसरी बात करें तो ये देखो, ये पश्चिमी एशिया जो क्वाड है किसके सहयोग से बना, तो मैं बता दूं कि ये अक्टूबर 2021 को बना, और किसके सहयोग से, अमेरिका के जो सचिव है कौन, एंटले सिल्कन के सहयोग से जो पश्चिम एशिया जो क्वाड है बना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो तुर्की, देखो अब जो है तुर्की का नाम जो बदल कर क्या रख दिया, थोड़ा सा कुछ नहीं किया, ए और जोड़ दिया, क्या कर दिया, तुर्की, ठीक है। और तुर्की जो वो कहाँ है, ये अनातबलिया प्रायद्वीप के अंदर जो है तुर्की जो है वो स्थित है, ठीक है। और तुर्की की आज़ादी की बात करें तो तुर्की को 1923 के अंदर आज़ादी मिलती है, कब, 1923 के अंदर आज़ादी मिलती है। ये फैक्ट मैंने जोड़ लिया। और थोड़ी सी बात याद रखना कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तुर्की जो देश है उसका अब नाम बदल कर क्या कर दिया है, तो क्या, तुर्की कर दिया गया है। अब देखो बात करते हैं किसकी, राष्ट्रपति पद की। देखो राष्ट्रपति पद के जो चुनाव जो हो चुके हैं, ठीक है, 18 जुलाई को इसके जो चुनाव हुए थे, रिजल्ट जो है 21 जुलाई 2022 को हुए थे। और हमारे माननीय द्रौपदी मुर्मू जी जो है राष्ट्रपति जो बन गए हैं अब। और बात करें तो राष्ट्रपति कौन से क्रम के हैं, तो राष्ट्रपति जो है ये 18वें क्रम के हैं। और वैसे कौन सा है 15वां, यानी अब तक अगर डायरेक्ट अगर राष्ट्रपति बीच टाइम में अगर न हटता तो लगभग 15 राष्ट्रपति ही आते टाइम पीरियड के अनुसार, ठीक है। और क्रम के अनुसार अब तक लगभग 18 जो है राष्ट्रपति आ चुके हैं। और अगर बात करें राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन से उम्मीदवार थे, तो एनडीए के उम्मीदवार कौन कौन से, एनडीए के उम्मीदवार कौन, द्रौपदी मुर्मू जो झारखंड के जो पूर्व राज्यपाल जो है रह चुकी हैं, जो अब क्या हमारे
माननीय राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू। अगर पूछा जा सकता है जो द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति जो रहे हैं वो पहले कौन से राज्य की राज्यपाल रही हैं, तो ये आप अच्छे से याद कर लेना, कौन से झारखंड राज्य की जो है वो राज्यपाल रही है। और कौन सी पार्टी से, तो एनडीए पार्टी से बिलोंग करती है। कौन से? एनडीए पार्टी से बिलोंग करती है। तो उनके जो मतलब विपक्ष पार्टी के अंदर कौन? यशवंत सिन्हा जी कर खड़े हुए थे। ठीक है, तो यशवंत सिन्हा जी है वो कौन से? तृणमूल कांग्रेस के थे। कौन से? तृणमूल कांग्रेस थे। ठीक है, और इसके चुनाव की बात करें तो 18 जुलाई को इसका जो चुनाव होता है। ठीक, और रिजल्ट जो कब आता है? 21 जुलाई को इसका रिजल्ट आ जाता है। कई बार डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रपति जो चुनाव है वो कौन सी तारीख को हुए थे। और इसके अंदर मैं आपको विशेष बात बता दूं कि इस चुनाव के अंदर कौन कौन भाग लेते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो इसके अंदर क्या है? भाग लेते हैं। ठीक है, और एक बात अच्छे से नोट कर लेना कि केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी, क्या है? दिल्ली और पुदुचेरी दो ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जो इसके अंदर भाग लेते हैं। और एक बात अच्छे से याद करना कि चुनाव के अंदर मनोनीत सदस्य जो है वो भाग नहीं लेते हैं। और कुछ एक अपने बताते हैं कि इनका वोटों का मत और कितने वोट है। तो विधायक की बात करें तो लगभग 4033 जो है वोट है वो किसके हैं? विधायकों के हैं। लोकसभा सांसद की बात करें तो 543, क्योंकि टोटल कितने होते हैं? 545। दो तो क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं, तो कितने रह जाते हैं? 543 रह जाते हैं। ठीक है, और वहीं राज्यसभा सांसद की बात करें तो कितने? 233। तो कुल वोट बात करें इनको जोड़कर 433, 543 और 233 को जोड़कर मेरे पास 4809 टोटल वोट बनते हैं। और इनके वोटों की अगर मतों की जो है वो मूल्य की बात करें तो विधायकों का जो वोट मूल्य है वो टोटल कितना है मेरे पास? 5,43,231 है। कितना? 5,43,231 है। वहीं सांसदों की बात करें तो 5,43,200 है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि टोटल जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों का जो मत है, मूल्य है जो वो कितना है। अगर आप इनको ऐड कर दें कितना? 5,43,231 और 5,43,200 को अगर आप ऐड कर देते हो तो 1, 3, 4, 6, 8 और 10, यानी 10,86,431 जो है टोटल वोट का मूल्य है। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं अस्त्रा MK1 की। ठीक है, अस्त्रा देखो ये एक डिज़ाइन DRDO द्वारा डिज़ाइन की गई एक मिसाइल है जिसका नाम क्या है? अस्त्रा MK। ठीक है, और सबसे विशेष इसकी जो बात है वो क्या? ये BVR है, यानी ये बियॉन्ड विजुअल रेंज की एक मिसाइल है। कौन सी? MK1। ठीक है, और इसको किसने तैयार किया गया? इसने जो तैयार किया वो DRDO प्लस में IDDM, क्या? IDDM द्वारा इसको जो है तैयार किया गया। कौन सा? अस्त्रा MK। ठीक है, नेक्स्ट एक और बात नोट कर लो कि जो चंडीगढ़ है, क्या चंडीगढ़ में क्या बनेगा? वायुसेना विरासत केंद्र बनेगा। बस सीधी सी बात याद कर लेना। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ बनेगा? तो चंडीगढ़ के अंदर बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या NESDA, क्या NESDA यानी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असाइनमेंट। ठीक है, यानी जो जितने भी राष्ट्र है वो अपनी सर्विस को किस प्रकार से लोगों तक प्रोवाइड करते हैं, उनके अंदर किस प्रकार से, यानी लोग जो है उनकी सर्विस से खुश हैं, तो उसकी जो सूची है वो जारी की गई है। तो उस सर्विस पोर्टल के अंदर शीर्ष स्थान पर हमारा राजस्थान रहा है। कौन? राजस्थान रहा है। और समूह बी की बात करें तो समूह बी में जो उड़ीसा रहा है। समूह बी के राज्यों की बात करें तो कौन है? उड़ीसा रहा है। और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो कौन कौन से राज्य हैं जो अच्छे रहे हैं? तो नागालैंड है, मेघालय है और असम है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या REN-21
देखो REN21 का मतलब क्या होता है, देखो R का मतलब क्या होता है रिन्यूएबल, E का मतलब एनर्जी पॉलिसी और N का मतलब नेटवर्क, यानी रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क, यानी रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है नवीकरणीय, नवीकरणीय, ठीक है, यानी ऐसी एनर्जी जो क्या है प्रकृति को वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, उस एनर्जी के बारे में, यानी जो देश जितनी ज़्यादा इस एनर्जी को बनाएगा वो देश उतना ही उसका पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। अगर बात करें अगर कोयले से एनर्जी बनाई, नवीकरणीय साधनों से बनाए, ठीक है, तो धीरे धीरे प्रकृति का क्या है दोहन होता जाएगा। इसके अंदर जैसे सौर ऊर्जा, ठीक है, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इस प्रकार की जो ऊर्जा प्राप्त करने के स्रोत है वो कौन से रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आते हैं। देखो फिर इसके अंदर जो शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, चाइना रहा है। कितना 136 गीगावाट जो है वो चाइना एनर्जी उत्पन्न करता है, किससे, नवीकरणीय संसाधन से, या फिर रिन्यूएबल जो एनर्जी है वो कौन करता है, सबसे ज़्यादा चीन उत्पादित करता है। दूसरे स्थान पर कौन है, अमेरिका 43 गीगावाट के साथ। और तीसरे स्थान पर हमारा प्यारा भारत जो है वो कितनी, मात्र 15.4 जो है गीगावाट जो है एनर्जी उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022, यानी कौशल, यानी जो कौशल विकास है, जो युवा जो क्षेत्र के अंदर जो है किस देश का अच्छा है रिजल्ट, तो उसकी बात करें तो जारी कौन करता है, अमेरिका कोर्सरा है जो है वो इसकी रिपोर्ट जो वो जारी करता है। शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, स्विट्जरलैंड रहा है, ठीक है। और भारत, और दूसरे स्थान पर कौन है, डेनमार्क है। और भारत जो है वो अब क्या, पहले इसकी भारत की स्थिति कौन से नंबर पे थी, 64 थी, और अब भारत की स्थिति क्या है, 4 स्थान गिर कर क्या आ गई, 68 आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या है अपना नेक्स्ट पॉइंट, देखो प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री ने किया बेंगलुरु में 27,000 कितना, 27,000 करोड़ योजना का शिलान्यास किया है। कहाँ पे, प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु के अंदर किया है, कर्नाटक बेंगलुरु के अंदर। क्यों, क्योंकि वहाँ की जो बेंगलुरु की उपनगरीय रेल परियोजना का वहाँ पे क्या विकास हुआ है। सर विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन जो है, ये बात अच्छे से नोट कर लेना, विश्व का अपने भारत का जो प्रथम है वातानुकूल रेलवे स्टेशन है। कौन सा, सर विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन जो है वो भारत का प्रथम वातानुकूल रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना। देखो ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है, ये क्या है कि प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना क्या है, कि इसके अंदर एक अच्छी एक सुरंग खोदी गई है, ठीक है। एक सुरंग के द्वारा क्या है, रिंग रोड, क्या है, रिंग रोड और इंडिया गेट को क्या है जोड़ा गया है। वहाँ पे ट्रैफिक से बचने के लिए, और वहाँ की जो दिल्ली की जनता है, ठीक है, उनको क्या अच्छी आसानी हो क्या से इस रिंग रोड से इंडिया गेट तक जाने के लिए, तो वहाँ पे क्या एक मुख्य सुरंग का निर्माण किया गया है, जिसे बोलते हैं एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के जीवन प्रत्याशा की। देखो जीवन प्रत्याशा की अगर बात करें, किसकी बात करें, जीवन प्रत्याशा की, ठीक है। तो भारत की जो है जीवन प्रत्याशा कितनी है, 69.7 है, कितनी है, 69.7 है। वही पुरुषों की तो क्या है, कम, और महिलाओं की क्या है, ज़्यादा। पुरुषों की कितनी है, 68.4, और महिलाओं की कितनी है, 71.8 जो है, ठीक है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से, और विश्व की अगर बात करें तो विश्व के अंदर कितनी है, 72.6 जो है जीवन प्रत्याशा है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो है जीवन प्रत्याशा कहाँ है, तो दिल्ली के अंदर। कहाँ, दिल्ली के अंदर कितना, 75.9 है। और सबसे कम किसकी है जीवन प्रत्याशा, तो छत्तीसगढ़ की है, 65 यानी 65.3 है। और वहीं बात करें अपने राजस्थान की तो 69.00 है, जो कि इसकी राजस्थान की जीवन प्रत्याशा है। और महिला की बात करें तो 71.3 73.3, और पुरुष की बात करें तो 66.8 जो है जीवन प्रत्याशा है राजस्थान के पुरुषों की। और पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्र में जो महिलाओं की जो है जीवन प्रत्याशा किसकी है, तो हिमाचल प्रदेश की जो है 82.3%, मतलब 82.3 अंकों के साथ सबसे ज़्यादा
प्रत्याशा है किसकी? हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट चलते हैं कि चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी। क्या है? चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी। ठीक है, इस सूचकांक को जो जारी जो कौन करता है? FSSAI, यानी कि जो है SFAI का मतलब क्या है? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्शन जो है इसको सूचकांक को जारी करता है। यानी खाद्य सुरक्षा के मामले के अंदर कौन से देश जो है, कौन से राज्य जो है प्रथम है, कौन से राज्यों की सेवाएं जो है खाद्य सुरक्षा के लिए अच्छी है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अपने खाद्य मंत्री कौन? मनसुख मांडविया। ये भी आप बात कर लेना कि खाद्य मंत्री कौन? मनसुख मांडविया। और अगर मैं बड़े राज्यों की बात करूं तो तमिलनाडु और गुजरात। तमिलनाडु क्या है? प्रथम खाद्य सुरक्षा के मामले में, और गुजरात जो है वो क्या है? द्वितीय स्थान पर है। और छोटे राज्यों की बात करूं तो गोवा, मणिपुर और सिक्किम जो है उनकी जो कंडीशन जो है वो अच्छी है छोटे राज्यों के अंदर। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और दिल्ली और जो चंडीगढ़ है वो बेस्ट है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा के मामले में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपना है कि IIMA। ये क्वेश्चन ये अच्छे से नोट कर लेना कि IIMA जो अहमदाबाद के अंदर है, ठीक है, क्या है? अहमदाबाद के अंदर जो इंस्टीट्यूट है IIMA का, उन्होंने क्या जारी किया है कि पहला कृषि भूमि, यानी जो कृषि भूमि है उनका सूचकांक जारी किया गया है। यानी इस सूचकांक के अनुसार उनकी जो कृषि भूमि जो है उनका प्राइस बताया गया है, उनका जो लैंड का जो है क्या है? प्राइस बताया गया है। तो उसे क्या देखो, ISALPI, ठीक है, यानी यानी IIMA, ठीक है, और फार्म इंडिया, ठीक है, और यहाँ पे आप S और लगा लो। क्या? S फार्म इंडिया। क्या? S फार्म इंडिया। A फॉर एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स, ठीक है, यानी लैंड प्राइस इंडेक्स जो भूमि की जो है, क्यों जो कृषि भूमि जो है उनका जो मूल्य जो है वो जारी किया गया। कौन कौन से राज्यों की बात करें तो 6 राज्यों के जो जारी किए गए। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इन 6 जो राज्यों की जो है क्या है? इंडेक्स जो है जारी किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? कालिका माता मंदिर कहाँ पे है? यह है गुजरात के अंदर। पंचमहल गुजरात के अंदर। क्यों मोस्ट है? क्योंकि इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया था? यहाँ पे इसको उद्घाटन किया था। ठीक है, और इसी उद्घाटन के साथ ही क्या मातृ शक्ति योजना का भी शुभारंभ किया गया। कई बार पूछ लिया जाए कि मातृ शक्ति योजना है जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ से शुरू किया? तो गुजरात के पंचमहल से इसको शुरू किया गया। और इसके अंदर है क्या विशेष? इस योजना के तहत 1000 दिनों तक क्या माँ और शिशु को क्या है? पोषण युक्त जो आहार दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट ये है कि हरियाणा और इजराइल, क्या हरियाणा और इजराइल के बीच में एक MOU हुआ है। पूछ लिया जाता है कि हरियाणा और इजराइल के बीच में किस काम के लिए, किसके लिए जो है MOU हुआ है? तो वो जल सहयोग के लिए MOU हुआ है। किसके लिए? जल सहयोग के लिए MOU हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या संत तुकाराम। क्या संत तुकाराम जो शिला मंदिर है कहाँ पे है? ये पुणे के अंदर है। कहाँ पे? पुणे के अंदर है। इसका उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, और एक बात और नोट कर लो कि अब जो हरिजन जो शब्द है, क्या है? हरिजन शब्द जो है वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब जो उसकी जगह है क्या बाबा साहब अम्बेडकर या अम्बेडकर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरिजन शब्द को अब क्या कर दिया है? हरिजन शब्द को रिप्लेस करके अब कौन सा शब्द यूज किया जाएगा? तो बाबा साहब अम्बेडकर जो शब्द है वो यूज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात करें तो क्या है इसके अंदर? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंदर जो है GSAT-24 के बारे में अपने पढ़ेंगे। किसके? GSAT-24 की। क्या है ये GSAT-24? ठीक है, अब देखो ये एक ऐसा मतलब जो ग्रह है, ग्रह क्या जो उपग्रह है, ठीक है, जो ये क्या है? उपग्रह है।
ठीक है। अब क्यों किसके लिए, देखो जी सेट की बात करें तो जैसे अपने यहाँ पे जो आते हैं जो डिश टीवी है, क्या जो डीटीएच है, ठीक है, डीटीएच के लिए जो विशेष तौर से इसका यूज होता है, यानी वहाँ के जो सिग्नल संकेत के लिए जी सेट 24 विशेष है। इतनी सी बात याद रख लेना, इसके अंदर फैक्ट तो बहुत सारे हैं मगर ये इतनी सी बात इसके अंदर याद रख लेना। देखो इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है, कौन सी, न्यू स्पेस इंडिया, कौन सी, न्यू स्पेस इंडिया, ठीक है, इंडिया लिमिटेड, ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। अगर बात पूछ ली जाए जो जी से 24 है वो किसके द्वारा बनाया गया, NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया। और कहाँ से इसको सफल प्रक्षेपण किया गया, तो फ्रेंच गुयाना जो कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका के अंदर है। इसको 23 जून 2022 को इसको क्या है, सफल इसका प्रक्षेपण किया गया। और इस जो फ्रांसीसी कंपनी है कौन सी, एरियन स्पेस। एक बात याद रखना कि जो फ्रांस की जो कंपनी, जिस प्रकार भारत की इसरो है, जो फ्रांस की क्या है, एरियन स्पेस द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया। कौन से द्वारा, एरियन 5 के द्वारा जो है इसको प्रक्षेपित किया गया। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जी से 24 को कौन से स्पेस रॉकेट द्वारा इसको प्रतिस्थापित मतलब प्रक्षेपण किया गया, तो कौन सा, एरियन 5 के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो ये कई बार जो छोटी डिश होती है ना, अगर डिश का साइज़ क्या अगर छोटा भी है तो भी ये नेटवर्क काम करेगा इसका। क्यों, तो मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि इसका जो KU बैंड संचार है, क्या है इसका, KU जो बैंड संचार है वो 11.7 से लेकर 12.7 गीगाहर्ट्ज़ तक होता है। यानी कि जो इसकी जो आवृत्ति है, क्या है इसकी जो आवृत्ति है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है ये। अगर आवृत्ति ज़्यादा ऑब्वियसली बात है तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य वो जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य कम होगी। और अगर तरंग दैर्ध्य कम होगी तो क्या होगा, जो छोटी डिश है वो भी क्या इसकी सूचना प्राप्त कर सकता है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, कम होती है, इस कारण छोटी डिश भी क्या इसकी सूचना प्राप्त कर लेती है। और D2H की जो टाटा प्ले कंपनी है उसको इसे क्या है, लीज पर दे दिया। ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये है जी सेट 24 है, क्या है, जी सेट 24 जो है वो किसको लीज पर दे दिया, तो टाटा प्ले की जो D2H कंपनी है उसको लीज पर दे दिया। नेक्स्ट कुछ मोस्ट फैक्ट की बात करें तो कर्नाटक में अंतरिक्ष यान निर्माण की सुविधा का क्या है, उद्घाटन किया गया। किसमें, कर्नाटक में। क्या अंतरिक्ष यान बनाने के लिए वहाँ पे कर्नाटक पर क्या है, अब कर्नाटक में क्या है, अंतरिक्ष जो है यान बनाए जाएंगे। और एक बात और नोट कर लेना, क्या कि 10 संचार उपग्रहों को, कितने, 10 संचार उपग्रहों को क्या है, अब इसरो ने NSIL जो मैंने आपको बताया था, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को क्या है, दे दिए। और एक बात अच्छे से ये भी नोट कर लेना कि जी सेट 7 क्या, G7 सेट 7 और 7A को नहीं दिया। कई बार पूछ लिया जाता है कि इसरो ने अपनी जो वाणिज्यिक इकाई की एक जो शाखा है NSIL, उसको जो कौन से जो अपने उपग्रह है वो नहीं हस्तांतरित किए, तो वो कौन कौन से है। अब जो इसरो के पास जो है जी सेट 7 और 7A जो है वो इसरो के पास ही है, NSIL के पास नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जो चीन है, चीन ने क्या है, अपना अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कर लिया है। किसने, चीन ने, ठीक है। तो जो चीन द्वारा बनाया गया जो अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो क्या है, दुनिया का पहला स्टेशन होगा। कहाँ पे, तियानगोंग में इसको बनाया गया, ठीक है। और चीन जो है अंतरिक्ष में क्या, सौर ऊर्जा स्टेशन भी बनाएगा। कब तक, 2030 तक बनाने का इन्होंने पूरा प्रयास करेंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो भारत की बात करें तो 2023 के अंदर क्या होगा, गगनयान को लॉन्च किया जाएगा। किसको, 2023 में। और इनका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये कि मनुष्य को अंतरिक्ष की पहली कक्षा में भेजने और वापस लाने, मतलब सुरक्षित वापस लाने का इनका मुख्य उद्देश्य है। किसका, गगनयान का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चीन ने क्या विश्व का सबसे विस्तृत चंद्रमा का नक्शा जारी किया है। किसने,
चीन ने। पूछ लिया जाए कि अब जो नया जो नक्शा है वो कौन से देश ने विस्तृत चंद्रमा का नक्शा जारी किया है, तो कौन से देश ने? चीन ने। तो इसका जो स्केल वो क्या है? 1.25 लाख, 1.25 लाख के अनुपात के अंदर इसका स्केल होता है। और पहले वाले जो मतलब चंद्रमा का जो नक्शा था वो किसने? यूएसए द्वारा दिया गया था। वो क्या था? 1:50 लाख के अनुपात में था। और ये बात अच्छे से नोट कर लेना कि नूरी क्या है? नूरी यानी दक्षिण कोरिया ने अपना स्वदेशी रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, तो वो कौन सा है? नूरी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट अपनी क्लास अब यहीं ख़त्म होती है माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि लगभग इसके बहुत सारे जो फैक्ट पढ़े हैं अभी तक जून के, क्योंकि एक क्लास के अंदर ये कंप्लीट नहीं हो पाता है। लगभग मान के चलो 2 घंटे के लमसम पूरा मई जून का जो करंट अफेयर होता है। अगर मैं इस प्रकार की क्लास लेके आऊँ कि आपको 15 मिनट के अंदर जून का करंट अफेयर्स करा दूँ, तो वो कोई मतलब की बात नहीं होती है। अच्छे से अगर करंट अफेयर्स इस प्रकार से पढ़ना है कि अगर अपने को उसमें से क्वेश्चन भी आए, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन भी आए जो आपको मेंस के अंदर लिखने के लिए भी अच्छे से आपको हेल्प करे, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब से जो है करंट अफेयर्स की क्लासें भी डेली डाल दी जाएगी, तो आप इसके बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में सभी को बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग।